नमस्कार, मैं डॉक्टर शेख रज़िया, बहज स्मारक महाविद्यालय बसमत, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम देखने जा रहे हैं काव्य का अर्थ, परिभाषा तथा स्वरूप। तो छात्रों, आज हम काव्य इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य जो कहा जाता है उसे आज के युग में हम साहित्य कहते हैं। तो काव्य का अर्थ, काव्य की परिभाषाएं और उसका स्वरूप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं सुमित्रा नंदन पंत की काव्य पंक्तियों से इस कक्षा को हम आरंभ करते हैं, क्योंकि काव्य से ही संबंधित ये 4 पंक्तियाँ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सुमित्रा नंदन पंत की जो 4 पंक्तियाँ हैं वो इस तरह से है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये 4 पंक्तियाँ मैं यहाँ पर जो बोल रही हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी की, ये काव्य पंक्तियाँ उन्होंने उस विषय से संबंधित संदर्भ देकर लिखी थी जब हम ये देखते हैं कि दुनिया का पहला कवि, जिसको कवि व्यास कहा गया है, कवि वाल्मीकि कहा गया है, तो वाल्मीकि जी द्वारा कुछ काव्य के श्लोक उनके मुख से निकले थे। और वो श्लोक तब निकले थे जब एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विरह में व्याकुल होकर यानी कि मर जाता है। तो क्यों मर जाता है और कवि के मुंह से ये आहा शब्द निकला है, कैसे निकला है, उसके पीछे संक्षिप्त में एक छोटी सी कथा है। उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं कि कविता का जन्म कैसा हुआ होगा, कविता का निर्माण कैसा हुआ होगा। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी या कवि व्यास ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, और वहाँ पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा रति क्रीड़ा में मगन था। और रति क्रीड़ा में मगन था और एक व्याध आकर यानी कि एक शिकारी आकर उस पंछी पर, क्रौंच पंछी पर बाण चला देता है, और वो दोनों जोड़े में से एक क्रौंच पक्षी नीचे फड़फड़ा कर गिर जाता है, तड़प कर वो अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन दूसरा जो उसका साथी है वो उड़कर जाता नहीं है, वो उसकी अपने साथी की अवस्था देखकर तड़प जाता है, उसके आसपास चक्कर लगाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, और वो भी वहाँ पर अपने प्राण त्याग देता है। ये दृश्य जब कवि व्यास या वाल्मीकि देखते हैं तो उनके आँखों से अश्रु निकलने लगते हैं। ये दृश्य देखकर वो उनका मन भावनाशील हो जाता है, भावुक हो जाता है, और उस विरह रूपी क्रौंच पक्षी के जोड़े को मरा हुआ देखकर उनके मुंह से जो श्लोक निकला है काव्य का वो ये है। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम गति शाश्वती समा यात क्रौंच थुनादि व्याधि कामो हितम। यानी कि यहाँ पर वाल्मीकि जी ये देखकर कहते हैं कि ये रति क्रीड़ा में कामोहित में जो क्रौंच पक्षी का जोड़ा लगा हुआ था, किस निर्दय ने इस प्रेम से प्रणय करते हुए जोड़े को मरण दे दिया है। तो आह से उपजी कविता, इस तरह से यहाँ पर वियोगी होगा पहला कवि, यानी कि दर्द से भरा होगा पहला कवि, तभी उसके मुंह से आह जैसा शब्द निकला और वहीं से कविता का निर्माण हुआ है। निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वो दृश्य देखकर यानी कि वाल्मीकि जी के आँखों से आंसू निकलने लगे और अनायास ही उनके मुंह से यानी कि काव्य की पंक्तियाँ निकलने लगीं। तो इस तरह से कविता का जन्म हुआ होगा, ऐसा हम साहित्य में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं। लेकिन साहित्य शास्त्र के आधार पर कविता का, काव्य का
अर्थ क्या है, काव्य की परिभाषाएं क्या है, काव्य का जन्म कैसा हुआ है, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं काव्य का स्वरूप। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज के समय में हिंदी में जब काव्य कहा जाता है तो केवल पद्य अथवा कविता के रूप में उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, परंतु भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्रयुक्त काव्य शब्द के अंतर्गत साहित्य की सभी विधाओं का बोध हो जाता है। काव्य या साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास ईस्वी सन पूर्व 200 से लेकर आज तक होता आया है। काव्य और साहित्य को लेकर अनेक विद्वानों के अलग अलग मत भी हमको देखने को मिलते हैं, जो आगे हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम यहाँ पर काव्य देख रहे हैं। काव्य को ही साहित्य कहा जाता है। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि काव्य अलग है, साहित्य अलग है। काव्य यानी कि पद्य और साहित्य यानी कि गद्य, तो ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में काव्य जब ये शब्द का प्रयोग किया जाता था तो उसमें गद्य और पद्य दोनों विधाएं आ जाती थी, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि जब काव्य शब्द का प्रयोग होता है तो केवल और केवल सिर्फ पद्य का ही उससे अर्थ ग्रहण किया जाता है। जब हम साहित्य कहते हैं तो साहित्य में गद्य और पद्य दोनों भी वहाँ पर विधाएं आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो अर्थ ले रहे हैं काव्य, तो काव्य से तात्पर्य यहाँ पर साहित्य ही है। हम देखते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये काव्य शब्द का प्रयोग जो है ईसा पूर्व 200 से पहले ही इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। इससे संबंधित अलग अलग विद्वानों ने यानी कि परिभाषाएं दी है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये परिभाषा यहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की है कि यहाँ पर काव्य शब्द का वही अर्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है। इससे ये स्पष्ट होता है कि काव्य को ही साहित्य कहा जाता है। डॉक्टर गुलाब राय द्वारा साहित्य शब्द अपने आप में व्यापक अर्थ में सारे वाङ्मय का द्योतक है, इस तरह से कहा गया है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर जी का मतानुसार ये है कि काव्य शब्द वही अर्थ रखता है जो साहित्य का शब्द वास्तविकता से अर्थ रखता है। और डॉक्टर गुलाब राय के द्वारा साहित्य शब्द अपने आप में व्यापक अर्थ में सारे वाङ्मय का द्योतक है, सारा वाङ्मय उसमें समा जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये दोनों विद्वानों का मत हम यहाँ पर देख रहे हैं। साहित्य शास्त्र में एक शब्द है साहित्य और दूसरा है शास्त्र, अर्थात साहित्य शास्त्र अथवा साहित्य के लिए शास्त्र। शास्त्र शब्द का यहाँ पर अर्थ निकलता है नियामक, यानी कि कुछ नियम। साहित्य पर नियंत्रण रखने के लिए, उस पर नियम निर्धारण करने के लिए सिद्धांत निरूपित करने वाले शास्त्रों को ही साहित्य शास्त्र कहा जाता है। यानी कि साहित्य शब्द अलग है और शास्त्र शब्द अलग है। साहित्य का अर्थ तो हम देखते हैं गद्य पद्य उसमें आ जाता है, लेकिन शास्त्र का अर्थ क्या है? तो शास्त्र का अर्थ है यहाँ पर कुछ निर्धारित किए हुए नियम, नियामक जिसको कहा जाता है, उस पर नियंत्रण रखना, साहित्य पर नियंत्रण रखना। इसलिए वो साहित्य और शास्त्र मिलाकर साहित्य शास्त्र ये शब्द बन गया। हम यहाँ पर देखने वाले हैं आगे कि काव्य अथवा साहित्य का अर्थ एवं उसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति जिसको कहा जाता है, व्युत्पत्ति का अर्थ है उसका जन्म, उसका स्रोत कब से हुआ, उसका निर्माण कब से हुआ, काव्य या साहित्य का। काव्य या साहित्य शब्द अपने आप में व्यापक और वैविध्यपूर्ण अर्थ लेकर प्रकट होता है। भाषा के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन क्या है? काव्य अर्थात साहित्य माना जाता है। यानी कि काव्य या साहित्य जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक अर्थ लिए हुए हैं, विविध अर्थ उसमें प्रकट होते हैं। विविध अर्थ का मतलब यहाँ पर कविता भी है, नाटक भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है, अलग अलग विधाएं भी। तो ये भाषा के अंतर्गत ये साहित्य या काव्य जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है, जहाँ जिसके माध्यम से लेखक या कवि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। हम देखते हैं काव्य या साहित्य शब्द का आधार अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द से लिया है।
जिसका व्यापक अर्थ हम देखते हैं कि उसका बहुत बड़ा अर्थ कैसे निकलता है, जिसमें राजनीति भी आ जाती है, धर्म भी आ जाता है, दर्शन शास्त्र भी आ जाता है, इतिहास, भूगोल, समाज आदि विषयों से संबंध रखने वाली हर वो कृति, हर वो रचना आ जाती है। साथ ही साथ उसमें कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, यानी कि गद्य और पद्य दोनों विधाएं साहित्य के अंतर्गत समा जाती है। यही काव्य के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि साहित्य की व्युत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत के वाङ्मय और काव्य शब्द के अंतर्गत समस्त विधाओं का समावेश था। इसे ही आज साहित्य कहा जाता है। वैसे साहित्य शब्द हिंदी का अपना नहीं है, संस्कृत से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। शब्द के मूल में सम उपसर्ग के मध्य संस्कृत के धातु जोड़कर ये शब्द के अंत में यत् प्रत्यय लगाकर एक रूप बनता है, जिसको सम अधिक हित अधिक यत् सहित सम सहित जिसका पूरा शब्द बनता है, जिसको साहित्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ साहित्य शब्द किस तरह से बना है, उसकी व्युत्पत्ति कैसी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि काव्य या साहित्य की परिभाषाएं, यानी कि यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है लेकिन परिभाषाएं एक से अनेक विद्वानों की हम देखते हैं। भारतीय प्राचीन विद्वानों की परिभाषा हम यहाँ देखने वाले हैं, हम यहाँ पर पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं देखने वाले हैं, और आधुनिक भारतीय मध्यकाल के और आधुनिक हिंदी के यानी कि विद्वानों की परिभाषाएं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं भारत के प्राचीन विद्वानों द्वारा दी गई साहित्य या काव्य की परिभाषाएं। कवि राजशेखर की परिभाषा हम यहाँ पर देखते हैं। शब्दार्थ योर्थार्थ भावेन विद्या साहित्य विद्या, अर्थात शब्द और अर्थ का योग संयोग या उचित प्रयोग जहाँ मिलता है उसे ही साहित्य कहना चाहिए। राजशेखर कहते हैं कि जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों का संयोग होता है, दोनों का शब्द और शब्द से निकलने वाला अर्थ सही मायने में निकलता है, उसे ही साहित्य कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आचार्य भामा की परिभाषा। ये आचार्य भामा ये प्राचीन भारतीय विद्वानों में से एक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामा। उन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सही भाव ही काव्य अथवा साहित्य कहलाता है। यानी कि शब्द और शब्द से निकलने वाला सही अर्थ, जहाँ शब्द उच्चारित करने के बाद, शब्द बोलने के बाद यानी कि उसका अर्थ बोध होता है, वही साहित्य कहलाता है। फिर दूसरे आचार्य यानी कि साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने परिभाषा, ये संस्कृत में सारी परिभाषाएं हैं क्योंकि ये प्राचीन भारतीय है। वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त एक वाक्य भी काव्य अर्थात साहित्य कहलाता है। यानी कि एक भी शब्द हम ऐसा लिख देते हैं जिससे रस की अभिव्यक्ति होती है, वो साहित्य कहलाता है, वो कविता कहलाती है। तो रस युक्त वाक्य भी काव्य अर्थात साहित्य कहलाता है, ऐसा यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार, जिसको रस गंगाधर नामक अपने ग्रंथ में उन्होंने कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक कहा शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला वाक्य ही काव्य या साहित्य कहलाता है। यानी कि जो रमणीय का मतलब जहाँ पर मनोरंजनात्मक या मन को बहलाने वाला, मन को लुभाने वाला, मन को रममान करने वाला अगर से वो शब्द और अर्थ हो तो वही साहित्य कहलाता है। हम देखते हैं प्राचीन आचार्य मम्मट द्वारा दी गई परिभाषा, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनल कृति पुनः व्यापी, अर्थात दोष रहित, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार से रहित हो तो
उसे साहित्य कहते हैं या काव्य कहते हैं। यानी कि साहित्य उसे कहते हैं जो दोष रहित और गुणयुक्त हो, गुणों से भरा हुआ हो, किसी प्रकार का उसमें दोष नहीं हो, और कभी कभी उसमें अलंकार ना भी हो तो भी वो काव्य या साहित्य कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं भारतीय प्राचीन विद्वानों द्वारा ये परिभाषाएं थी। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य या साहित्य की परिभाषाएं। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार वो कहते हैं कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। अर्थात कविता या साहित्य उसको कहा जाता है जिसमें जीवन का हर अच्छा और बुरा, यानी कि जीवन का अच्छा या बुरा जो भी झांकी है या जो भी हमारे जीवन की प्रस्तुति है उसको वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, उसे काव्य कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ ये कवि यानी कि पाश्चात्य विद्वान के अनुसार कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृति मनोवेगों से फूटता है। तो वर्ड्सवर्थ का कहने का मतलब ये है, अर्थात कविता हमारे अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जो जो हम हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसका उद्रेक है। उद्रेक का मतलब है निर्माण, उगम, कि हम शब्दों के द्वारा उस अनुभूति को कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो ये कब हमारे अनुभूतियाँ जागृत होती है, तो इसका स्रोत, उसका जन्म कब होता है? शांति के समय, जहाँ हम एकांत में बैठते हैं। एकांत में सारी स्मृतियाँ, सारी यादें इकट्ठा हो जाती है और वो सब मनोवेग के रूप में फूटने लगते हैं और उनका जन्म होता है। तब कवि या लेखक उसको शब्दबद्ध करता है। हम देखते हैं डॉक्टर जॉनसन के अनुसार कविता वो कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा तत्व और आनंद का संयोजन करती है। कविता वो कला है, यानी कि साहित्य यानी कि वो है जो कल्पना की सहायता से, जो हम एक कल्पना के माध्यम से यानी कि सोच के माध्यम से और बुद्धि तत्व के माध्यम से, हमारे काव्य के अंतर्गत हम आगे तत्व देखने वाले हैं, तो कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व के आधार पर कवि कुछ ऐसा साहित्य लिखता है जिससे कि पढ़ने वाले पाठक को आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए आनंद का संयोजन करती है। हम देखते हैं कवि शैली द्वारा कविता हमारे सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों की स्वरमुखी देन है। यानी कि कवि शैली कहते हैं कि कविता हो या साहित्य हो, वो हमारे जीवन के जो भी अच्छे पल होते हैं उसको वो प्रस्तुत करता है। ऐसे क्षण हमारे जीवन में अनुभूत हम करते हैं, उसको हम शब्दबद्ध करते हैं। चैम्बर्स शब्दकोश द्वारा हम देखते हैं कि उसमें क्या परिभाषा दी गई है? कल्पना एवं अनुभूति से अनुप्रमाणित विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यंजित करने की कला ही काव्य है। कल्पना एवं अनुभूति से, यानी कि हमारे काव्य के अंतर्गत काव्य के तत्व है कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व। तो वैसे ही यहाँ पर है कि कल्पना, लेखक की कल्पना और उसका अनुभव, उसको समतोल रखकर उसको वो महसूस करके एक सुंदर शब्दों में, मधुर शब्दों में उसको अभिव्यंजित करता है, उसको प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है, उसको कला काव्य कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्लेटो द्वारा कि कवि प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो ने काव्य को अनुकृति की अनुकृति कहकर सत्य से दुगनी दूर बताया है। यहाँ पर शब्द में अनुकृति है, टाइप में ठीक तरह से नहीं आया है। तो प्लेटो ने कहा है कि अनुकृति की अनुकृति, कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसका ही अनुकरण साहित्य में किया जाता है। अनुकरण का मतलब जिस तरह से हम नकल करते हैं, हम उसको अनुकृति कहा गया है, कि जो है उसी को फिर से हम दोहराते हैं साहित्य के माध्यम से। तो उसे उन्होंने दूर बताया है बहुत, कि अनुकृति की अनुकृति साहित्य है, कला है, काव्य है। और अरस्तु के अनुसार, अरस्तु कहते हैं काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। कि अरस्तु का मानना है कि जो काव्य है वो क्या है? एक भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण। प्रकृति में जो जो भी घटित होता है
उसी को शब्दबद्ध किया जाता है, उसको ही शब्द रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उसको प्रकृति का अनुकरण कहा गया है। कि हम डूबते हुए सूरज के, उगते हुए सूरज का जो भी शब्दों से हम वर्णन करते हैं, यानी कि सूरज तो डूबा है, सूरज तो उगा है, तो उसको ही अनुकरण करके शब्दबद्ध किया गया है, यानी कि वो साहित्य या काव्य कहलाता है। तो इस तरह से साहित्य के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने परिभाषाएं दी है काव्य के संदर्भ में। हम देखते हैं कि साहित्य के व्याख्या तथा स्वरूप के बारे में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है, एक बात बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है? हम देखते हैं हमारे लिए ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कि हम देखते हैं कि द ट्रूथ, द गॉड, द ब्यूटीफुल, यानी कि ये सही है कि सत्य, शिवम और सुंदर, जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ सुंदर है। सुंदर यानी कि कल्याण, सबका कल्याण। तो सत्य का अर्थ यहाँ पर वास्तविकता से है, कि जीवन की वास्तविकता, और हम देखते हैं कि भाविकता, और शिव का अर्थ निकलता है यहाँ पर सबका मंगल करने वाला, सबका हित चाहने वाला। तो वास्तविकता और फिर सबका मंगल और सबका कल्याण होना, और सुंदरता से यहाँ पर तात्पर्य है सौंदर्य भावना, कि जहाँ वास्तविकता को सबके हित के लिए एक सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो साहित्य बन जाता है। तो हम रामायण या महाभारत को इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जो वास्तविकता को सबके मंगल के लिए, सबके हित के लिए सुंदर रूप से, जैसे कि रामायण की यानी कि प्रस्तुति की गई है, अभिव्यक्ति की गई है, वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी रामायण हो। तुलसी रामायण तो सर्वहिताय रामायण है, रामचरितमानस। तो हम देखते हैं कि साहित्य में सबसे पहले सत्य को रखा जाता है, सबके हित को देखा जाता है, और उसको सौंदर्य भाव से जोड़कर कवि या साहित्यकार अपनी रचना को वहाँ पर रखता है। तो सबके हित की अपेक्षा करता है, कामना करता है, इसलिए सुंदरम और सौंदर्य ये कवि का मन, सौंदर्य का अनुभव यहाँ पर प्रस्तुत करता है, इसलिए ही सुंदरम सौंदर्य भाव को साहित्य स्पष्ट करता है। तो इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम को ध्यान में रखते हुए काव्य की रचना की जाती है, साहित्य की रचना की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हिंदी विद्वानों ने, जो मध्यकाल के हैं, उन्होंने, और फिर आधुनिक हिंदी के विद्वानों ने परिभाषाएं दी है हमारे काव्य को लेकर। आचार्य केशवदास वो कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुभाष सरस सुव्रत भूषण बिनून विराज ही कविता बनिता मित। इन्होंने अलंकार को महत्व देते हुए कहा है, जिस तरह से एक स्त्री अलंकार धारण करने के बाद सुंदर लगती है, वैसे ही कविता या साहित्य में अलंकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वह कहते हैं जिस तरह से सुजाति की यानी कि अच्छी जाति की, सुलक्षणी सुवर्ण जाति की, सरस एक स्त्री होने के बावजूद, रमणीय का मतलब स्त्री, महिला, बिना अलंकारों के बिना रमणीय नहीं होती। कितनी भी वो सुंदर हो, कितनी भी उच्च जाति की हो, कितनी भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो अलंकार धारण नहीं करती, वो सुंदर नज़र नहीं आती। उसी प्रकार वो विधवा के समान नज़र आती है। उसी प्रकार अन्य गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद, कविता अगर से अन्य गुणों से लबालब है, अन्य गुणों से भरी हुई है, लेकिन वहाँ पर उसमें अलंकार का प्रयोग नहीं किया है, तो वो अलंकार प्रयोग के बिना रमणी की तरह वो सुंदर नज़र नहीं आती। अर्थात काव्य के अंतर्गत छंद, रस, शब्द सौंदर्य के साथ साथ अलंकारों का भी होना ज़रूरी है। अलंकार यानी कि एक प्रकार का कविता को सजाने का एक प्रकार है, उसको अलंकार कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। आचार्य चिंतामणि की परिभाषा, बत कहाओ रस में जुहे कबित कहावे सोए, अर्थात रस से युक्त वाक्य यहाँ पर काव्य है। हम देखते हैं कवि देव, आचार्य देव, सबद जीवती ही अर्थ मन रसमत सुजस शरीर, अर्थात शब्द जीव है, अर्थ मन है, और रसयुक्त सुयस उसका शरीर है। यानी कि यहाँ पर आचार्य देव ने शब्द को जीव बताया है, जैसे कि शरीर में जीव का होना ज़रूरी है, मन का होना ज़रूरी है, तभी पूरा शरीर वो बनता है। तो कविता में शब्द जो है उसके प्राण यानी कि जान जीव है,
और अर्थ जो है उसका हृदय है, मन है। और रसयुक्त सुयश शब्द जहाँ पर होते हैं वही कविता का शरीर होता है। यह मध्ययुगीन यानी कि कवियों की कही हुई परिभाषा है। और आधुनिक काल के कवियों, आधुनिक हिंदी काल के कवियों की जो परिभाषा है, तो द्विवेदी जी ने काव्य के 3 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण है कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन में आनंददायी प्रभाव डालती है। यानी कि कविता या साहित्य ऐसी रचना होती है कि जो पाठक या श्रोता पढ़ता है उसका मन आनंद से भर जाता है, उसके मन में आनंद के भाव जागृत होते हैं। फिर दूसरा उन्होंने लक्षण बताया है कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। इनके मन में उठने वाले भाव ही शब्द बनते हैं और वही कविता का रूप धारण कर लेते हैं, चाहे वो कविता हो या कोई गद्य विधा हो। और तीसरा उन्होंने बताया है अंतःकरण की वृत्तियों का चित्रण का नाम ही कविता है। हमारे अंतर्मन से निकलने वाले भाव और उसको हम शब्दबद्ध करते हैं, चित्रबद्ध करते हैं, उसको ही कविता कहा है। हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य के वाणी से जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था यानी कि जब आत्मा को मुक्ति की अवस्था होती है तब ज्ञान की दशा कि वो ज्ञान को प्राप्त करता है, जब मन से मुक्त हो जाता है, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, तो तब वो ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति करता है। रस दशा कहलाती है यानी कि वो अपनी परमात्मा से उसका एक रूप हो जाता है। उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था, मन की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। रस से वो यानी कि लबालब हो जाता है, रस मन से निर्माण होता है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मन में बहुत बड़ा बोझ है, मन कहीं नहीं लग रहा है, तो हम कविता पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं और मन हमारा हल्का हो जाता है। तो उसी तरह से हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी, मनुष्य की अनुभूति से निकलने वाली जो शब्द है, वाणी है, वो शब्द का रूप ग्रहण करके वो कविता बन जाती है। तो हृदय की मुक्ति यहाँ पर कविता या साहित्य, काव्य या साहित्य हमारे हृदय की मुक्ति कराता है। हम देखते हैं कि छायावाद के प्रसिद्ध आधार स्तंभ जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने काव्य के बारे में क्या कहा है। काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचना है। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य की आत्मा संकल्पनात्मक कोई विकल्प नहीं है, विज्ञान से नहीं है, ये एक श्रेयमयी प्रेम रचना है। यानी कि ऐसी श्रेणी में रखा जाता है जो प्रेम से जुड़ी हुई है, मानव प्रेम से, सृष्टि के प्रेम से जुड़ी हुई है, जो अभिव्यक्ति के माध्यम से वो प्रस्तुत होती है। दूसरी छायावाद की आधार स्तंभ महादेवी वर्मा कहती है, कविता कवि विशेष की मनोभाव का चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती है। महादेवी वर्मा कहती है कि कवि या साहित्यकार अपने मनोभावों को शब्दबद्ध इस तरह से करता है कि उसके चित्रण इस तरह से करता है कि ठीक पढ़ने वाले पाठक या श्रोता के मन में भी कवि की तरह ही अनुभूति उसके मन में होती है। वही भाव श्रोता या पाठक के मन में निर्मित होते हैं, वही काव्य या साहित्य कहलाता है। सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषा, ये भी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है। तो वह कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यानी कि हमारे पल पल के जो समय में हमारे जीवन में जो जो भी घटित होता है, अच्छे बुरे घटनाएं, वही घटनाओं का चित्रण काव्य में होता है, साहित्य में होता आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काव्य, साहित्य, इस शब्द का साहित्य शास्त्र के आधार पर उसका स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, उसका प्राचीन भारतीय, पाश्चात्य और मध्ययुगीन आचार्यों ने तथा आधुनिक हिंदी के विद्वानों द्वारा काव्य की विभिन्न परिभाषाएं किस तरह से की है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे साहित्य शास्त्र में जिसको काव्य कहा जाता है और आधुनिक हिंदी में उसको साहित्य कहा जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है,
उसका काव्य का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, और विद्वानों की परिभाषाएं। तो विद्वान जो है प्राचीन भारतीय विद्वान है और पाश्चात्य विद्वान है, मध्ययुगीन आचार्य विद्वान है और आधुनिक हिंदी के विद्वान द्वारा जो काव्य की परिभाषाएं दी गई है, साहित्य की परिभाषाएं दी है, वो यहाँ पर हमने आज देखी है। तो आपने आज का जो पाठ्यक्रम का विषय था काव्य, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं और स्वरूप, इसको हमने यहाँ आज देखा है। आप लोगों ने इसे सुना, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।